करता है कि क्या बियांका उससे नफरत करती थी। वो बस यही होप करता है कि ये फीलिंग उसकी प्लान में इंटरफियर न करे, क्योंकि स्नोडॉल कर्स ही एक्सट्रीम ब्लड पॉइजन के रेज को कंट्रोल करने की है। क्रैश नोटिस करता है कि उसका अपीयरेंस प्रेजेंटेबल नहीं है। अरियोटो तुरंत क्लीन क्लोथ्स लाने की ऑफर करता है और लड़का हल्की स्माइल के साथ बटलर को थैंक्स कह देता है। फिर वो ओल्ड मैन से विजिटर को अंदर लाने और वेट कराने को कहता है। इसके बाद हम 5 महीने पहले के पास्ट में लौटते हैं, जहां क्रश गुस्से में बियांका को धक्का देता है, उस पर चिल्लाते हुए कि बाहर निकल जाए, और अक्यूज करता है कि वो सिर्फ वॉलहाइम फैमिली की पावर चाहती है। डाउनकास्ट लुक के साथ लड़की बिना एक शब्द बोले उसकी हाश बातें सह लेती है और फिर वो उसे रूम से बाहर निकाल देता है। छोटी लड़की सोचती है कि वो अपनी फ्री विल से वहां नहीं आई है। फ्लैशबैक में उसका फादर एक्सप्लेन करता है कि हार्डन फैमिली को सरवाइव करने के लिए वॉलहाइम से अलायंस करना जरूरी है और उसकी ब्यूटी के साथ यंगस्ट सान को जीतना आसान होगा। वो उसके कंधे पर हाथ रखकर कहता है कि पूरी हार्डन और हार्ट हाउस की फेट उस पर डिपेंड करती है, चाहे इमोशंस हो या ना हो। लड़की सोचती है कि उसे सही और गलत का फर्क पता है। इसी वजह से वो सोचती है कि अगर उसे पॉलिटिकल मैरिज में फोर्स ना किया गया होता तो वो क्रैश जैसे सिनिकल और फुल माउथ लूजर से कभी डील नहीं करती। वो थोड़ा हेजिटेट करती है, लेकिन फिर डिसाइड करती है कि इस एंगेजमेंट को रिजेक्ट करने वाली वही है। प्रेजेंट में वापस आकर हमारा प्रोटैगनिस्ट रियलाइज करता है कि पिछली लाइफ में शायद वो जरूरत से ज्यादा हार्श था। ऑलरेडी ड्रेस्ड होकर वो माहौल थोड़ा हल्का करने की कोशिश करता है और कंप्लेन करता है कि किसी सेंसिटिव टंग वाली लड़की को हॉट टी सर्व कर दी गई, और कहता है कि बाद में वो मेड से इस बारे में बात करेगा। जिस पर लड़की चुपचाप उसे देखती रहती है बिना कोई रिएक्शन दिए, जैसे बात को आगे बढ़ाने में कोई इंटरेस्ट ही ना हो। इसके बाद लड़का सजेस्ट करता है कि मौसम अच्छा है तो गार्डन में वॉक कर लेते हैं, जहां ऐसे फ्लावर्स है जो नॉर्थ में एग्जिस्ट ही नहीं करते। ये कहते ही वो अरियोटो को बुलाता है और उसे गार्डन में मैकेडेमिया नट कुकीज लाने को कहता है, जिस पर बटलर तुरंत ओबे करता है। हॉलवे से चलते हुए हमारा प्रोटैगनिस्ट कहता है कि उसका जर्नी लंबा रहा होगा और क्योंकि वो इंगेज्ड है, फ्यूचर में उन्हें एक दूसरे को देखने के और भी चांसेस मिलेंगे, जिस पर लड़की बस कंफर्म कर देती है। क्रैश फिर कहता है कि उसका टोन फियांसे से ज्यादा किसी सुपीरियर ऑफिसर जैसा लग रहा है। बियांका उसे अब भी चुपचाप देखती रहती है, जैसे सिचुएशन को प्रोसेस कर रही हो। वो सोचती है कि कुछ तो डेफिनेटली रॉन्ग है, क्योंकि पिछली बार जब वो मिले थे उसकी नजर शार्प और पियर्सिंग थी, लेकिन आज वो बिल्कुल अलग इंसान लग रहा है। इसके अलावा उसने कभी उसे यह बताया ही नहीं था कि उसे मैकेडेमिया नट कुकीज पसंद है। गार्डन में पहुंचकर लड़का शांति की बात करता है, लेकिन लड़की उसे बीच में रोक देती है और सीरियस एक्सप्रेशन के साथ सवाल करने लगती है। वो पूछती है कि क्या वो सच में क्रैश ही है। एक पल के लिए दोनों एक दूसरे को घूरते हैं और हवा में डाउट तैरने लगता है। इस डायरेक्ट सवाल से हमारा प्रोटैगनिस्ट थोड़ा ऑकवर्ड फील करता है। वो पूछता है कि क्या वो पहले से इतना अलग लग रहा है, लेकिन गलती से अपनी ऑरा रिलीज कर देता है। उस सिनिस्टर एनर्जी को फील करते ही लड़की डर जाती है और सोचती है कि यह ब्लड लस्ट आखिर है क्या। डर के मारे वो झुककर माफी मांगती है कि उसने अपनी सीमा पार कर दी। वहीं लड़का अंदर ही अंदर पैनिक कर जाता है, क्योंकि उसका इरादा उसे डराने का नहीं था। वो सोचता है कि इस टाइम पीरियड की उसकी मेमोरीज काफी हेजी है, इसलिए उसे ठीक से याद नहीं कि वो उसके साथ कैसा बिहेव करता था। लेकिन एक चीज उसे साफ याद है, उसकी सबसे क्लियर मेमोरी उसके चेहरे का वो एक्सप्रेशन है, जो वही था जो उसने पास्ट लाइफ में नॉर्थ सी पेविलियन के सामने मरते वक्त दिखाया था। यह सोचकर वो एक एक्सक्यूज बनाता है और कहता है कि हाल ही में गॉड से कॉन्ट्रैक्ट करने के बाद उसका ऐसा लगना नॉर्मल है। लड़की ये एक्सप्लेनेशन एक्सेप्ट कर लेती है और सोचती है कि कॉन्ट्रैक्ट की वजह से उसकी पर्सनैलिटी बदल गई है, और उसे कंग्रेचुलेट भी करती है। मौका देखकर लड़का कहता है कि उसके पास उसके लिए एक प्रपोजल है। यह सुनकर लड़की सोचती है कि गॉड से कॉन्ट्रैक्ट करने वाला उससे आखिर क्या चाहेगा। उसके दिमाग में सबसे पहले एंगेजमेंट अन्नुलमेंट का ख्याल आता है, जिस पर हमारा प्रोटैगनिस्ट नाराज होकर पूछता है कि वो ऐसा क्यों सोचेगी। फिर लड़का खुद को नीचा दिखाते हुए कहता है कि अगर वो उससे शादी नहीं करना चाहती तो वो समझ सकता है। लड़की सोचती है कि वो फिर से सेल्फ डेप्रिकेशन पर उतर आया है और वंडर करती है कि एक वॉलहाइम का सेल्फ एस्टीम इतना लो कैसे हो सकता है। सीरियस एक्सप्रेशन के साथ वो उसे बीच में रोकती है और साफ कहती है कि वो उसकी फियांसे है और ये किसी भी हालत में नहीं बदलेगा। यह सुनकर हमारा प्रोटैगनिस्ट विजिबली टच हो जाता है और सोचता है कि आखिरी बार उसने इतने सिंसियर वर्ड्स कब सुने थे। फिर वो खुद को संभालता है और कहता है कि अब पॉइंट पर आते हैं। वो रिवील करता है कि अपनी न्यूली अवेकेंड एबिलिटी के साथ वो उसका स्नोडॉल कर्स लेना चाहता है। यह सुनकर लड़की शॉक्ड रह जाती है और यकीन नहीं कर पाती कि वो ऐसा कर्स लेना चाहता है जिसे सबसे फेमस कर्स ब्रेकर्स भी रिमूव नहीं कर पाए। वो पूछती है कि क्या वो कर्स अपने लिए लेना चाहता है। क्रैश कंफर्म करता है और
बदले में कोई भी विश पूरी करने की बात करता है, यहाँ तक कि एंगेजमेंट एनलमेंट भी। लड़की सोचती है कि इमोशंस ना होना शायद एक एडवांटेज है, क्योंकि उसे पता है कि क्रैश को फेलियर माना जाता है। इसी वजह से उसके और डायरेक्ट फैमिली लाइन के बीच एक गहरी खाई है। शायद वो इतना थक चुका है कि अपनी इमोशंस तक मिटाना चाहता है। कंफ्यूज्ड एक्सप्रेशन के साथ लड़की उसे देखती है और सोचती है कि क्या इसे मेंटल इलनेस कहते हैं। तभी उसे एक मेंटल टाइप मेज की बात याद आती है, जिसने कहा था कि जब कोई इंसान मेंटल ब्रेकिंग पॉइंट पर पहुंचता है तो उसका दिमाग बीमार हो जाता है। ऐसे लोग या तो खुद की लाइफ खत्म कर लेते हैं या अचानक बहुत जेंटल बन जाते हैं, जैसे बिल्कुल अलग इंसान हो। मेज ने यह भी वार्न किया था कि ऐसे मोमेंट्स डेंजरस होते हैं और अगर कोई क्लोज इंसान उस पॉइंट पर पहुंचे तो उसके साथ रहना चाहिए। प्रेजेंट में लौटकर बियांका मजबूती से क्रैश का हाथ पकड़ लेती है और कहती है कि उसे इमोशंस कंट्रोल करने के लिए किसी कर्स की जरूरत नहीं है और उसे पूरा यकीन है कि वो इससे बाहर निकल सकता है। यह सुनकर हमारा प्रोटैगनिस्ट पूरी तरह फ्लश हो जाता है और समझाने की कोशिश करता है कि वो सब गलत समझ रही है, लेकिन लड़की उसकी बात इग्नोर कर देती है और कहती है कि वो उसे फ्रीक्वेंटली विजिट करेगी और शायद पास ही रहने भी लगे। यह सुनकर लड़का और ज्यादा कंफ्यूज्ड हो जाता है। फिर वो सोचता है कि क्या वो उससे नफरत नहीं करती थी। बियांका उसका हाथ दबाती है और कहती है कि भले ही वो उससे नफरत करती, फिर भी वो किसी ऐसे इंसान को अकेला नहीं छोड़ सकती जो अबिस के किनारे खड़ा हो। तभी हमारा प्रोटैगनिस्ट रियलाइज करता है कि उसने ये डिनाई नहीं किया कि वो उसे पसंद नहीं करती। वो कंक्लूड करता है कि बियांका एक ऐसी इंसान है जो डिसाइड कर लेने के बाद सीधे एक्शन लेती है, लेकिन उसकी सिचुएशन को पूरी तरह गलत समझ रही है। यह देखकर कि वो कर्स विलिंगली नहीं देगी, हमारा प्रोटैगनिस्ट सीक्रेटली उसे अपनी एबिलिटी से स्टील करने का फैसला करता है। वो लॉक बोर्ड टेक्निक एक्टिवेट करता है और डायरेक्टली लड़की को टारगेट करता है। पर्पल एनर्जी उसके हाथों को एनवेलप कर लेती है, कर्स एक्सट्रैक्ट करने की तैयारी में। अचानक एक अनलॉक कंडीशन जनरेट होती है और एनर्जी वापस लड़के की तरफ रिकोचे कर जाती है, जिससे वो चौंक जाता है। पहली कंडीशन रिवील होती है, उसे बियांका का दोस्त बनना होगा। यंग मास्टर समझ जाता है कि यह प्रॉब्लम बनने वाली है क्योंकि यह डबल लॉक है। वो कंक्लूड करता है कि बर्थ कर्स होने की वजह से यह उसके बॉडी का हिस्सा बन चुका है। फ्यूचर वाइट डीमन से दोस्त बनना उसे फियांसे बनने से भी ज्यादा डिफिकल्ट लगता है। बियांका में इमोशंस नहीं है और वो किसी चीज में इंटरेस्ट भी नहीं दिखाती। हमारा प्रोटैगनिस्ट समझ जाता है कि अगर वो उसे वापस जाने देगा तो उसका व्हाइट डेमन में ट्रांसफॉर्म होना और तेज हो जाएगा, इसलिए वो उसे पास रखने का फैसला करता है और लॉक ब्रेक करने का सही मौका आने का वेट करता है। वो सोचता है कि अगर वो उसे व्हाइट डीमन बनने से रोक ले और कर्ज भी हासिल कर ले तो दो प्रॉब्लम्स एक साथ सॉल्व हो जाएंगी। फिलहाल सबसे अच्छा मूव ये है कि बियांका की बात सुनी जाए, इसलिए वो कहता है कि ये न्यूज सुनकर वो खुश है और अपनी फियांसे से ज्यादा मिलने के लिए रेडी है। लड़की उसे करेक्ट करती है और कहती है कि वापस जाने से पहले वो अपने फादर से कंसल्ट करेगी। उसे जाते हुए देखकर वो कैलकुलेट करता है कि उसे लौटने में कम से कम 1 महीना लगेगा, इसलिए वो डिसाइड करता है कि इस टाइम में वो जितने हो सके उतने सीक्रेट मैनुअल्स पढ़ेगा। ये सोचते हुए कि चीजें काफी हेक्टिक हो रही हैं, अगले दिन शांग हॉल में एक आदमी कैरेज से बॉक्सेस उतारता दिखता है। हमारा प्रोटैगनिस्ट ये सब देखता है और समझ नहीं पाता कि हो क्या रहा है। तभी एक फेमिलियर वॉइस उसका नाम लेकर बुलाती है। वो बियांका होती है, जो रिवील करती है कि उसने आज से शांग हॉल में रहने का फैसला कर लिया है और कहती है कि वो उनके साथ बिताने वाले टाइम का इंतजार कर रही है। ये सुनकर लड़का पूरी तरह शॉक हो जाता है और यकीन नहीं कर पाता कि वो इतनी जल्दी मूव इन कर चुकी है। इसके बाद टाइम पास करता है और दोनों साथ रहने लगते हैं। फिर हमें बियांका को गहरी नींद में शांति से सोते हुए दिखाया जाता है। हमारा प्रोटैगनिस्ट जागता है और देखता है कि वो फिर से उसके बगल में बेड पर सो रही है। जम्हाई लेते हुए वो उसे उठाने की कोशिश करता है और कहता है कि अगर किसी ने देख लिया तो लोग गलत आइडिया बना लेंगे। लड़की फिर जागती है और बिल्कुल नेचुरली गुड मॉर्निंग कहती है और पूछती है कि वो वहां क्या कर रहा है, जिस पर लड़का पलटकर कहता है कि यही सवाल वो उससे पूछना चाहता है। ये सिचुएशन थोड़ी कॉमिकल होने के बावजूद हमारा प्रोटैगनिस्ट अपनी इंटेंस ट्रेनिंग जारी रखता है, मेडिटेट करता है और स्ट्रांग बनने के लिए अपनी एनर्जी कॉन्सेंट्रेट करता रहता है। इसके बाद वो सोचता है कि बियांका के साथ रहते हुए कुछ महीने गुजर चुके हैं। उसे वो दिन याद आता है जब वो मैंशन आई थी और अनाउंस किया था कि अब वो यहीं रहेगी। ये सुनकर लड़का शॉक में आ गया था और यकीन नहीं कर पा रहा था। उसने उससे पूछा भी था, जिस पर उसने बस इतना कहा था कि उसकी फैमिली ने बिना किसी इश्यू के तुरंत परमिशन दे दी। हमारा प्रोटैगनिस्ट इस बात से वरीड होता है कि वो सिर्फ 12 साल की है और अपनी फैमिली से इतनी दूर रह रही है। फिर वो सोचता है कि शायद इमोशंस की कमी की वजह से उसे यह सब इनडिफरेंट सा लगता है। किसी भी हालत में वो इस सिचुएशन को दोस्त
बनने और लॉक तोड़ने का अच्छा मौका मानता है। टाइम पास करता है और साल लगभग खत्म होने वाला होता है। ये उसे याद दिलाता है कि एक इंपॉर्टेंट एकेडमी खुलने वाली है। एलिन एकेडमी 4 ग्रेट किंगडम और एम्पायर ने मिलकर बनाई थी ताकि वर्ल्ड इरोशन के खिलाफ फाइट करने वाले टैलेंट को ट्रेन किया जा सके। यह एकेडमी 15 से 20 साल के स्टूडेंट्स को एक्सेप्ट करती है। पिछली लाइफ में इसी एकेडमी से ब्लू स्काई जनरेशन के कई सुपर पावरफुल मेंबर्स निकले थे। उन स्काउंड्रल्स की याद भर से ही वो गुस्से और फ्रस्ट्रेशन से भर जाता है, लेकिन फिर वो खुद को संभालता है और सोचता है कि क्योंकि उसे उनकी वीकनेसेस पता है, वो आसानी से उनकी एबिलिटीज स्टील कर सकता है। एकेडमी में एनरोल होते ही वो सब कुछ ले लेगा जो ले सकता है। वो कैलकुलेट करता है और रियलाइज करता है कि अगले साल वो 14 का हो जाएगा, मतलब एनरोल करने से पहले उसके पास पूरा 1 साल है और उसे तब तक कम से कम थोड़ा स्ट्रांग बनना होगा। लेकिन ट्रेनिंग के दौरान उसे महसूस होता है कि उसका टैलेंट एक लिमिट पर आकर रुक रहा है। वो वंडर करता है कि क्या सिर्फ सीक्रेट मैनुअल्स के दम पर बिगिनर एक्सपर्ट लेवल ही उसकी मैक्सिमम लिमिट है। इस बैरियर को क्रॉस करने के लिए उसके पास एक ही ऑप्शन है, बियांका से जल्दी से स्नो डॉल कर्स स्टील करना और एक्सट्रीम ब्लड पॉइजन को मास्टर करना। इसके बाद वो लिविंग रूम में जाता है और बियांका को बुक पढ़ते हुए बैठा पाता है। वो पूछता है कि क्या वो फिर से उसका वेट कर रही थी। लड़की कंफर्म करती है और कहती है कि वो उसे अकेला नहीं छोड़ सकती। लड़का सोचता है कि समर से ही वो उसे एक छोटे चिक की तरह फॉलो कर रही है। एक कॉमिकल सीन में वो पूछता है कि क्या वो बाथरूम तक भी उसका पीछा करेगी, जिस पर वो मासूमियत से पूछती है कि क्या वो नहीं कर सकती। यंग मास्टर सोचता है कि आखिर वो उसे फ्रेंड की तरह कब देखेगी ताकि चीजें थोड़ी फास्ट हो सके। वो सजेस्ट करता है कि चलो बाहर खेलने चलते हैं, लेकिन तभी आर्योटो उसे बुलाता है। बटलर बताता है कि स्टार सैंक्चुरी से एक इनविटेशन आया है। यह सुनकर हमारा प्रतियोगी कंफ्यूज हो जाता है क्योंकि उसे यह याद नहीं था। फिर एक्सप्लेन किया जाता है कि स्टार सैंक्चुरी स्टारिन किंगडम में होने वाली माइनर्स की एनुअल पार्टी है, जहां लगभग सभी लोग कॉन्टैक्ट्स बढ़ाने और कनेक्शंस बनाने आते हैं। यह सुनकर उसे इवेंट याद आ जाता है और वो बटलर को इनफो के लिए थैंक्स कहता है। वो सोचता है कि रिग्रेशन से पहले वो एज्योर पाइन मैंशन में एक रिक्लूज की तरह रहता था, इसलिए इस टाइम की मेमोरीज काफी वेग है। डिटर्मिन्ड लुक के साथ वो सोचता है कि वो आदमी शायद वहां होगा। हमारा प्रोटैगनिस्ट डिसाइड करता है कि वो पार्टी अटेंड करेगा ताकि आर्यादो से किया वादा निभा सके और यह इंश्योर कर सके कि वो अपनी बेटी की वजह से दोबारा अपनी लाइफ पर कुछ गलत न करे। वो बटलर को बताता है कि वो जाएगा। बियांका तुरंत कहती है कि वो भी साथ जाएगी। बटलर बस सिर हिला देता है। लड़की वार्न करती है कि पार्टी में लोग शायद उसे क्रिटिसाइज करेंगे। लड़का अग्री करता है और कहता है कि यह भी तय नहीं कि वो उसके बारे में क्या क्या बोलेंगे और सजेस्ट करता है कि शायद उसका न जाना बेहतर हो। लेकिन लड़की इंसिस्ट करती है कि वो उसके साथ ही जाएगी। आंखों में चमक के साथ वो डिक्लेयर करती है कि अपने पार्टनर को प्रोटेक्ट करना एक फियांसे का ड्यूटी है। यह सुनकर हमारा प्रोटैगनिस्ट थोड़ा फ्लस्टर्ड हो जाता है और कहता है कि वो उससे फियांसे की तरह नहीं बल्कि उसकी ट्रू फीलिंग्स जानना चाहता था। लड़की सोच में पड़ जाती है और लड़का फिर से उसके चेहरे पर वही पिटिफुल लुक देखता है। वो सोचती है कि पिछले कुछ महीनों में क्रैश उसके साथ एबनॉर्मल रूप से काइंड रहा है। उसे याद आता है कि कैसे वो हमेशा उसका ख्याल रखता था, पूछता था कि उसे क्या खाना है, लाइब्रेरी ले जाता था और यहाँ तक कि उसे और सोने देने के लिए कवर भी कर देता था। वो एक अलग तरह की वार्मथ फील करती है, ऐसी काइंडनेस जो उसे अपने घर में भी कभी नहीं मिली थी। उसकी काइंडनेस इतनी ज्यादा थी कि उसकी पहली टेरेबल इंप्रेशन लगभग मिट चुकी थी। इसी वजह से लड़की एडमिट करती है कि अब उसे क्रैश से नफरत नहीं है और वो उसके साथ जाएगी, इस बार फियांसे की तरह नहीं बल्कि अपनी फ्री विल से। यह सुनकर हमारा प्रोटैगनिस्ट पूरी तरह शॉक्ड रह जाता है। बोल न पाते हुए वो बस हकलाता है और उसके डिसीजन से अग्री कर लेता है। सीन चेंज होता है और एक कैरेज सीसाइड कासल की तरफ बढ़ती है। कोई पूछता है कि क्या वो गारू हॉल है। कैरेज के अंदर लड़का सोचता है कि शायद इनके पास पैसा जलाने के लिए है क्योंकि उन्होंने रीजन का सबसे फेमस टूरिस्ट स्पॉट रेंट किया है। फिर वो सोचता है कि नोबल्स को रिस्पेक्ट इसलिए मिलती है क्योंकि वो कॉमनर्स की जगह वर्ल्ड इरोजन से फाइट करते हैं। लेकिन यहाँ ऐसे नोबल्स को देखकर जो ट्रेनिंग छोड़कर सिर्फ पार्टीज में खोए रहते हैं, वो वंडर करता है कि क्या यही स्टरिन का फ्यूचर है। वो सोचता है कि स्टार सैंक्चुरी में शायद ही कोई डिसेंट इंसान होगा। इसी के साथ दोनों हॉल में एंटर करते हैं और अनाउंस किया जाता है लॉर्ड क्रशवॉल और लेडी बियांका हार्डन हार्ट गेस्ट्स
तुरंत विस्पर्स करने लगते हैं वॉल फैमिली के फेलियर और नॉर्थ के रूलर की बेटी की वेस्टेड ब्यूटी के बारे में। कुछ कहते हैं कि उन्होंने सुना है कि दोनों एंगेज्ड हैं। हमारा प्रोटैगनिस्ट इन मिलिशियस कमेंट्स को इग्नोर करता है और सोचता है कि फेक नोबल्स के साथ मिंगल करना कितना बोरिंग है। तभी एक यंग मैन कमेंट करता है कि कोई इंटरेस्टिंग आ गया है। वो दो और लोगों के साथ सोफा पर बैठा होता है। हमारा प्रोटैगनिस्ट रियलाइज करता है कि यहाँ रियल नोबल्स भी है। पहला है परक होगमा, जो आगे चलकर ब्लू स्काई जेनरेशन में शामिल होगा। दूसरा है अल्फा मीलिया, जिसे मैकग्यॉब्बी के नाम से जाना जाता है। तीसरा है एनएक्स ग्लेजर वुडनबो। और ये तीनों आगे चलकर स्टारिन के 3 हीरोज बनते हैं। लड़का सोचता है कि ये तीनों शायद सिर्फ उसकी सिस्टर शार्लेट की वजह से उसमें इंटरेस्ट ले रहे हैं। पास्ट में चार्लोट ने एक इवेंट में उसे चैलेंज करने वाले हर इंसान को हरा दिया था और कंप्लेन किया था कि स्टार सैंक्चुरी को डंपस्टर कहना चाहिए। इवेंट उसे इतना बोरिंग लगा था कि उसने कभी वापस न आने का फैसला कर लिया था। हमारा प्रोटैगनिस्ट याद करता है कि उस दिन उसने कितनी ब्रैगिंग की थी। हॉल का एटमॉस्फेयर देखकर वो डिड्यूस करता है कि चार्लोट ने यहाँ पहले ही कुछ ट्रबल क्रिएट कर दिया होगा। उसी वक्त बियांका उसका स्लीव खींचती है और उसका ध्यान खींचती है। वो उससे कहती है कि आसपास की आवाजों पर ध्यान न दे। लड़का एक्सप्लेन करता है कि वो बस शार्लेट के बारे में सोच रहा था। वो रियलाइज करता है कि बियांका भी कमेंट्स का टारगेट बन रही है, फिर भी वो उसकी चिंता कर रही है। हल्के से जेस्चर के साथ वो उसके सिर पर हाथ फेरता है और कहता है कि चिंता मत करो, उसे फर्क नहीं पड़ता। हमारा प्रोटैगनिस्ट फिर चारों तरफ देखता है और सोचता है कि वो कब आएगा या शायद आएगा भी नहीं। तभी गेस्ट्स अचानक एंट्रेंस की तरफ देखते हुए चुप हो जाते हैं। ग्रेट फैनफेयर के साथ अनाउंस किया जाता है लॉर्ड डार्लिंग डेनिलियन। हमारा प्रोटैगनिस्ट मन ही मन सोचता है डेविल का नाम लो और हासिल, और वो सामने आता है। इसी के साथ हमें वियर्डोज़म में सबसे वियर्ड अल्केमिस्ट कासल के लॉर्ड डार्लिंग डेनिलियन से इंट्रोड्यूस करवाया जाता है। हमारा प्रोटैगनिस्ट उस टाइम को याद करता है जब वो कर्सेस से पूरी तरह ढका हुआ था और ये यंग अल्केमिस्ट उसके सामने आया था। उसकी हालत देखकर शॉक में वो कर्सेस को इंटरेस्ट के साथ एनालाइज करने लगा था। एक्साइटेड स्माइल के साथ उसने कहा था कि वो इरोजन कर्सेस पर कुछ टेक्निक्स ट्राई करेगा और उसे लगता है कि वो उसे हील कर सकता है। फिर अल्केमिस्ट ने उसे पकड़ लिया था और पूछा था कि क्या वो क्योर के बदले उसका गिनिया पिग बनना चाहता है। बिना जवाब मिले भी वो इंसिस्ट करता है और पूछता है कि क्या लड़के के पास जवाब देने की भी एनर्जी नहीं है, और बिना देर किए वो खुद ही ट्रीटमेंट शुरू करने का फैसला कर लेता है। हमारा प्रोटैगनिस्ट उसे रोकने की कोशिश करता है, लेकिन अल्केमिस्ट ऐसे झुकता है जैसे उसे किस करने वाला हो, जिस पर क्रैश एक डेस्परेट चीख निकाल देता है और पूछता है कि वो आखिर कर क्या रहा है। और यही उसकी पहली मुलाकात होती है उस आदमी से जिसे आगे चलकर दुनिया का सबसे बड़ा एल्केमी किंग कहा जाने वाला था। प्रेजेंट में वापस अल्केमिस्ट एक ग्रैंड एंट्री करता है। कुछ लड़कियां उसके लुक्स की तारीफ करती है तो कुछ उसे जानबूझकर लेट आने के लिए क्रिटिसाइज करती है ताकि अटेंशन मिल सके। हमारा प्रोटैगनिस्ट बस इतना सोचता है कि ऐसा शो ऑफ अपने पीयर्स की मीटिंग मिस ही नहीं कर सकता। फिर वो बियांका को बुलाता है और उसे फूड टेबल तक ले जाता है और कहता है कि वो वहीं वेट करे। लड़की फिक्स खाते हुए सिर हिला देती है जो लड़के ने उसके लिए होते हैं। फैंसी सा फेस बनाकर वो मुड़ता है और अल्केमिस्ट की तरफ चल देता है। अल्केमिस्ट क्यूरियोसिटी से उसे देखता है और सोचता है कि यह लड़का आखिर कौन है। उसे लगता है कि उसने इस लड़के को कहीं देखा है और फिर रियलाइज करता है कि यह तो क्रशवॉल है और उसे चार्लोट से काफी मिलता जुलता लगता है। यंग अल्केमिस्ट चमकती आंखों के साथ हमारे प्रोटैगनिस्ट के पास आता है और पूछता है कि क्या वो शार्लेट का छोटा भाई है। फिर पूछता है कि क्या उसे उससे कोई काम है या फिर उसकी इनक्रेडिबल लुक्स की वजह से आया है। हमारा प्रोटैगनिस्ट कहता है कि उसे पता है कि वो वर्ल्ड इरोडर्स पर रिसर्च कर रहा है और उसे प्रोवोक करते हुए पूछता है कि क्या ये चीज उसकी इंटरेस्ट बढ़ा रही है। अल्केमिस्ट हंसता है और उसे प्रोवोकेटिव लिटिल ब्रैट कहता है, फिर वार्न करता है कि अब उसने उसका इंटरेस्ट जगा दिया है तो बेटर है कि वो प्रिपेयर्ड रहे। यह कहकर वो रूम छोड़ देता है और डोर पर डू नॉट डिस्टर्ब का साइन लगा देता है। हॉल में अकेले वो डिस्प्लेड वेपन्स की तरफ देखता है और पूछता है कि क्रैश की उम्र अब कितनी है। अल्केमिस्ट एक डिस्प्लेड सोर्ड उठा लेता है। हमारा प्रोटैगनिस्ट जवाब देता है कि वो 13 का है। यंग अल्केमिस्ट कमेंट करता है कि वो दिखने में छोटा है लेकिन उसकी ऑरा उसकी उम्र से मैच नहीं करती। लड़का कहता है कि अंदर से वो एक अडल्ट है जो एकेडमी से ग्रेजुएट हो चुका है और उसके पास ज्यादा टाइम नहीं है, इसलिए वो सीधे पॉइंट पर आना चाहता है। अल्केमिस्ट स्माइल करता है और कहता है कि जो कहना है कहे। अचानक यंग अल्केमिस्ट एक सोर्ड उसकी तरफ फेंक देता है। हमारा प्रोटैगनिस्ट रिफ्लेक्स में उसे पकड़ लेता है सरप्राइज लुक के साथ। उसे रिएक्ट करने का बेयरली टाइम मिलता है और अल्केमिस्ट एक क्विक अटैक करता है जिसे लड़का ब्लॉक कर लेता है। हमारा प्रोटैगनिस्ट पूछता है कि यह सडन अटैक
अटैक क्यों किया। एल्केमिस्ट एक्सप्लेन करता है कि उसने आखिरकार शार्लेट के भाई से मुलाकात की है और पहले उसकी स्किल्स देखना चाहता था। क्रैश मन ही मन सोचता है कि यह कितना पेन है, लेकिन एल्केमिस्ट याद दिलाता है कि उसे कुछ कहना था। जैसे जैसे दोनों ब्लोज एक्सचेंज करते हैं, हमारा प्रोटैगनिस्ट कॉन्वर्सेशन शुरू करने की कोशिश करता है और सीरियसली फाइट करने लगता है। एल्केमिस्ट उसकी स्किल देखकर शॉक्ड रह जाता है और सोचता है कि क्या यह सच में टैलेंटलेस फेलियर था। हमारा प्रोटैगनिस्ट जवाब देता है कि भले ही ऐसा न लगे, लेकिन वो रोज ट्रेनिंग करता है। वो सोचता है कि स्कॉलर के खिलाफ सीक्रेट टेक्निक यूज करना कॉम्प्लिकेटेड है, इसलिए वो उसे डीस्टेबलाइज करने का फैसला करता है। फिर वो एल्केमिस्ट की कर्स न्यूट्रलाइजेशन रिसर्च का जिक्र करता है और कहता है कि वो उसे इसमें हेल्प करने में इंटरेस्टेड है। यह सुनकर डार्लिंग डनीलियन पूरी तरह शॉक्ड हो जाता है। एल्केमिस्ट उसे अंडर एस्टिमेट करते हुए पूछता है कि वो एल्केमी के बारे में क्या जानता है जो उसके साथ कोऑपरेट करना चाहता है। डिस्ट्रैक्शन का फायदा उठाकर हमारा प्रोटैगनिस्ट एक क्विक मूवमेंट करता है और सोर्ड को उसकी गर्दन पर रखकर उसे कॉर्नर कर लेता है। फिर वो वर्ल्ड एरोडर्स के कर्सेस को दूसरी कर्सेस से न्यूट्रलाइज करने वाली रिसर्च की बात करता है और कहता है कि फर्स्ट क्लास अल्केमिस्ट बनने के लिए उसे इस रिसर्च को प्रूव करना होगा। यंग अल्केमिस्ट अपनी स्वॉर्ड नीचे करता है और प्रपोजल में इंटरेस्ट दिखाता है। कॉन्फिडेंट स्माइल के साथ हमारा प्रोटैगनिस्ट रिसर्च में अपनी हेल्प ऑफर करता है। कर्स स्टील करने वाली अपनी एबिलिटी यूज करते ही एल्केमिस्ट उसकी ऑरा फील करके पूरी तरह शॉक्ड हो जाता है और वंडर करता है कि स्किललेस फेलियर में इतनी पावर कैसे हो सकती है। फिर उसे रियलाइज होता है कि अगर क्रैश की बात सच है तो यह सप्लाई और डिमांड के साथ कर्स न्यूट्रलाइजेशन प्रूव करने का परफेक्ट चांस है। ग्रीडी स्माइल के साथ वो पूछता है कि बदले में उसे क्या करना होगा। वो मजाक में उसका बॉयफ्रेंड बनने का सजेशन भी देता है। हमारा प्रोटैगनिस्ट उसे चुप रहने को कहता है और एक्सप्लेन करता है कि फ्यूचर में वो कई कर्सेस एक्वायर करेगा और चाहता है कि एल्केमिस्ट एक ऐसी मेडिसिन बनाए जो उन्हें वीकन कर सके। लड़का सोचता है कि सिर्फ एबिलिटीज स्टील करना काफी नहीं है, क्योंकि एक्स्ट्रॉर्डिनरी पावर्स के बावजूद भी ब्लू स्काई जनरेशन दुनिया को बचा नहीं पाई थी। इसी वजह से उसके जैसे फेलियर के पास हर पॉसिबल मींस यूज करने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं है, चाहे वो मेडिसिन हो या कुछ और, स्ट्रॉन्ग बनने के लिए। एल्केमिस्ट सरप्राइज्ड होता है क्योंकि उसने सुना था कि शार्लेट से लगातार कंपेयर होने की वजह से उसकी मोटिवेशन टूट चुकी है, लेकिन ऐसा लगता नहीं है। वो सोचता है कि एक तरफ ओवरवेलमिंग जीनियस है और दूसरी तरफ फ्लशड फेस वाला ट्विस्टेड इकेंट्रिक। उसे स्पेयर ऑफ सिबलिंग्स का आइडिया ही एक्साइटिंग लगने लगता है। यंग एल्केमिस्ट एक सवाल पूछने की परमिशन मांगता है और हमारा प्रोटैगनिस्ट एग्री कर लेता है। वो पूछता है कि क्या वो न्यूली क्रिएटेड लहान एकेडमी जा रहा है। कॉन्फिडेंट स्माइल के साथ और हाथ में डार्क एनर्जी की बॉल बनाते हुए हमारा प्रोटैगनिस्ट कहता है कि यह तो ऑब्वियस है। यह सुनकर एल्केमिस्ट एक्साइटेड हो जाता है और सोचता है कि एकेडमी स्किल्स से भरी होगी जिन्हें वो स्टील कर सकता है। वो डील एक्सेप्ट करता है और कहता है कि वो मेडिसिन और जो भी चाहिए सब बनाएगा, क्योंकि उसे कर्सेस से जुड़ी हर चीज पसंद और उसके बगल वाली जगह हमेशा खाली रहती है। हमारे प्रोटैगनिस्ट की एक और रिक्वेस्ट थी। वो पूछता है कि क्या एल्केमिस्ट डिस्कलोरेशन डिजीज के बारे में जानता है। डैन फिलियन कंफर्म करता है कि यह एक इनक्यूरेबल डिजीज है जिसमें स्किन काली नीली हो जाती है और एंड में मौत हो जाती है। हमारा प्रोटैगनिस्ट उससे इस डिजीज का क्योर बनाने को कहता है। यह सुनकर एल्केमिस्ट पूरी तरह कंफ्यूज्ड हो जाता है। वो पूछता है कि क्या उसे इनक्यूरेबल शब्द का मतलब पता है और कहता है कि यह उसके लिए भी असंभव है, लेकिन हमारा प्रोटैगनिस्ट सोचता है कि फ्यूचर में इसे कंप्लीट करने वाला वही था। क्रैश एक गहरी सांस लेता है, फिर मुट्ठी कसता है और पूरी कॉन्फिडेंस के साथ कहता है कि एल्केमिस्ट यह कर सकता है। यंग एल्केमिस्ट की प्राइड जाग जाती है और वो चैलेंज एक्सेप्ट कर लेता है। दोनों फिस्ट बम्प करके डील सील कर लेते हैं। हमारा प्रोटैगनिस्ट कहता है कि मेडिसिन रेडी होने पर एज्योर पाइन मैंशन में कांटेक्ट करे। एल्केमिस्ट अग्री करता है और कहता है कि वो खुद डिलीवर करेगा, लेकिन जाने से पहले लड़का एक आखिरी सवाल पूछता है। वो पूछता है कि क्या उसे उसकी सिस्टर पसंद है। एल्केमिस्ट पैशन से जवाब देता है कि आई लव शार्लेट। लड़का उसके बॉयफ्रेंड वाले ऑफर पर सवाल करता है। यंग एल्केमिस्ट हंसकर कहता है कि वो अभी बच्चा है और समझेगा नहीं, फिर पास आकर रिवील करता है कि उसे मेन भी पसंद है। यह सुनकर हमारा प्रोटैगनिस्ट पूरी तरह शॉक्ड रह जाता है। वो चिल्लाकर कहता है कि उसे नहीं और वहां से भाग जाता है, जबकि एल्केमिस्ट पीछे से उसे फ्यूचर लवर कहकर बुलाता है। दूर जाते हुए वो सोचता है कि अब उसे याद आया, एल्केमिस्ट सच में वैसा ही इंसान था। फिर वो मेन हॉल में लौटता है और गेस्ट्स को ऑब्जर्व करता है। सॉम्बर लुक के साथ वो
किसी को ढूंढता नजर आता है। अचानक वो देखता है कि बियांका की कलाई किसी और गेस्ट ने पकड़ रखी है। लड़की अनकंफर्टेबल लगती है और हमारे प्रोटैगनिस्ट का नाम पुकारती है। उसकी आंखों में एक स्ट्रेंज एनर्जी भर जाती है। एक क्विक और फ्यूरियस मूवमेंट में हमारा प्रोटैगनिस्ट उस आदमी के चेहरे पर जोरदार किक मारता है। किक के इम्पैक्ट से आदमी उड़कर दूर जा गिरता है और गेस्ट्स शॉक में देख रहे होते हैं। जमीन पर पड़े हुए वो दर्द की शिकायत करता है। हमारा प्रोटैगनिस्ट उस पर आरोप लगाता है कि वो उसकी फियांसे को जबरदस्ती ले जाने की कोशिश कर रहा था। फ्यूरियस लुक के साथ लड़का उससे उसकी इंटेंशंस के बारे में पूछता है। वो सवाल और ज्यादा इंटेंसिटी के साथ दोहराता है, साफ करते हुए कि वो ऐसी हरकत टॉलरेट नहीं करेगा। लड़का उसकी रिएक्शन से बुरी तरह डर जाता है और खुद को डिफेंड करने की कोशिश करता है। हमारा मैन कैरेक्टर उस आदमी पर आरोप लगाता है कि वो 12 साल की लड़की को छूने की कोशिश कर रहा था और उसे कचरा कहता है। वो पूछता है क्या उसके अंदर कोई अजीब सा फेटिश है। आदमी घबरा जाता है और बताता है कि वो सिर्फ प्रिंसेस क्लाउडिया के ऑर्डर फॉलो कर रहा था। हमारा मैन कैरेक्टर क्लाउडिया स्टर्न नाम सुनकर चौंक जाता है। आदमी कंफर्म करता है कि सेकंड प्रिंसेस ने उसे लेडी बियांका को उसके पास लाने भेजा था और क्योंकि वो लड़की रजिस्ट कर रही थी इसलिए उसने रॉयल ऑर्डर समझकर उसे फोर्स से ले जाने की कोशिश की। फिर हमारा मैन कैरेक्टर बियांका की तरफ देखता है जो इस सिचुएशन से काफी डरी हुई लगती है। उसे पता है कि वो नॉर्थ के रूलर्स की सबसे छोटी बेटी है, लेकिन कर्स की वजह से नोबिलिटी उसे नापसंद करती है। इसी वजह से उसे अजीब लगता है कि प्रिंसेस जो आमतौर पर सिर्फ अपने लॉयल सर्वेंट्स के साथ खुद को एंटरटेन करती है, उसने खास तौर पर बियांका को बुलाया। हमारा मैन कैरेक्टर फील करता है कि इस स्टोरी में कुछ गलत है। वो दूर से प्रिंसेस को ऑब्जर्व करता है और उसे समझ आता है कि कुछ चीजें मैच नहीं कर रही। उसे एहसास होता है कि यहाँ कोई और कनेक्शन है और एक शातिर मुस्कान के साथ वो असली मास्टरमाइंड को पहचान लेता है। क्यूमी इनेक्स, वही लड़का जो लगातार उसकी सिस्टर के पीछे पड़ा हुआ था। उसे याद आता है कि स्टार सैंक्चुअरी में शार्लोट से पिटने के बाद इनेक्स उससे नफरत करता था, लेकिन उसे एडमायर भी करता था क्योंकि वो शार्लोट को हरा नहीं सका। इसलिए उसने उसके छोटे भाई को टारगेट किया, जिसे वो एक बहुत ही स्लॉपी प्लान मानता है। नफरत भरी सांस के साथ उसे लगता है कि उसने सब कुछ समझ लिया है, लेकिन वो सोचता है कि क्या इसका मतलब ये है कि इनेक्स बियांका को अपने प्लान में घसीट सकता है। वो गिरे हुए आदमी के पास धमकी भरे ऑरा के साथ जाता है। वो उसे बताता है कि वो वहां जाएगा, लेकिन सेकंड प्रिंसेस से मिलने की जगह वो इनेक्स से मिलेगा, जिससे आदमी कंफ्यूज हो जाता है। हमारा मैन कैरेक्टर उसे प्रोवोक करता है और कहता है कि वो प्रिंसेस को सर्व करता है, लेकिन उसे ये तक नहीं पता कि वो किसके ऑर्डर फॉलो कर रहा है और उसकी इंट्यूशन भी बेकार है। फिर वो बियांका की तरफ हाथ बढ़ाता है और उसे अपने साथ चलने को कहता है और उस आदमी को पीछे छोड़ देता है। दोनों साथ में हॉल से गुजरते हैं। हमारा मैन कैरेक्टर पूछता है कि उसने उस आदमी के साथ जाने से मना क्यों किया। उसे पहले से पता था कि मास्टरमाइंड कौन है, क्योंकि रिग्रेशन से पहले की उसकी मेमोरीज थी। लेकिन वो सोचता है कि बियांका जो सिर्फ 12 साल की है, उसने प्रिंसेस का ऑर्डर क्यों नहीं माना। लड़की जवाब देती है कि क्योंकि उसने उसे वेट करने को कहा था। उसका जवाब सुनकर हमारा मैन कैरेक्टर सरप्राइज और टच्ड फील करता है। हल्की सी स्माइल के साथ वो उसकी तारीफ करता है और चलते चलते उसके सिर पर हाथ फेरता है। बंद दरवाजे के पास पहुंचते ही टाइगर बॉय बराक होगमा उन्हें ग्रीट करता है। वो उसे देखकर खुश लगता है और हमारा मैन कैरेक्टर बताता है कि वो इनेक्स से मिलने आया है। टाइगर बॉय कंफर्म करता है कि इनेक्स ने कहा था अगर वो आए तो उसे अंदर आने देना। हमारा मैन कैरेक्टर बराक होगमा के बारे में सोचता है, जो एक स्किल ड्यूल स्वॉर्ड्समैन है और जिसकी पर्सनैलिटी अनप्रेडिक्टेबल है और जिससे वो उलझना नहीं चाहता। लेकिन उसे एहसास होता है कि इनेक्स के इंस्ट्रक्शंस की वजह से उसे टाइगर बॉय से डील नहीं करना पड़ेगा और वो दरवाजे की तरफ इशारा करता है। लेकिन बराक उसे रोकता है और कहता है कि वो भी उसके बारे में क्यूरियस था और यहीं पर मामला सेटल करना चाहता है। हमारा मैन कैरेक्टर उसे याद दिलाता है कि स्टार सैंक्चुअरी में कॉम्बैट फॉरबिडन है। टाइगर बॉय बहस करता है कि अगर उसने शार्लोट से फाइट की है तो वो उससे भी फाइट कर सकता है और उसे प्रोवोक करता है, ये कहते हुए कि वो अपनी सिस्टर से कमजोर लगता है। हमारा मैन कैरेक्टर को याद आता है कि उसने सुना था कि बराक ने शार्लोट के खिलाफ इनेक्स से बेहतर परफॉर्म किया था और ज्यादा देर तक टिका था। एक्सपर्ट्स के बीच भी बराक का स्किल लेवल थोड़ा ज्यादा है और उसकी कॉम्बैट सेंस अनप्रेडिक्टेबल है। वो समझ जाता है कि इनेक्स से मिलने से पहले उसे बराक से डील करना ही पड़ेगा। वो फाइट अवॉइड करना चाहता है, लेकिन उसकी आंखें उसे आसानी से निकलने नहीं देंगी। वो मुट्ठी भींचता है और चैलेंज एक्सेप्ट करता है। तेज मूवमेंट के साथ वो टाइगर बॉय के अटैक को टॉस करता है और पावरफुल किक से काउंटर करता है। वो जमीन पर जोर से पैर मारता है ताकि मोमेंटम मिले और सामने वाले पर खतरनाक पंच मारता है। उसकी आंखें इंटेंस एनर्जी से चमक उठती हैं और वो इंस्टैंटेनियस स्ट्राइक टेक्निक यूज करता है। टाइगर बॉय इम्पैक्ट की ताकत
ताकत से जमीन पर जा गिरता है। हमारा मैन कैरेक्टर उस स्ट्राइक के बाद विक्टोरियस खड़ा रहता है। जमीन पर पड़ा बराक शिकायत करता है कि वो होल्ड बैक नहीं कर रहा। हमारा मैन कैरेक्टर जवाब देता है कि फाइट का चैलेंज उसी ने दिया था। टाइगर बॉय एक्साइटेड होकर उठता है और आगे कंटिन्यू करने को कहता है, लेकिन पहले अपना वेपन लेना चाहता है। हमारा मैन कैरेक्टर खून बहती नाक और चैलेंजिंग स्माइल के साथ पूछता है कि क्या वो सच में कंटिन्यू कर सकता है। बराक अगली राउंड के लिए रेडी लगता है। टाइगर बॉय पूरी तरह कंफ्यूज होता है, उसे समझ नहीं आता कि अभी हुआ क्या। हमारा मैन कैरेक्टर बस ऊपर से उसे देखता रहता है, जबकि बराक जमीन पर पड़ा पूरी तरह डिफीट हो चुका होता है। बंका पास आती है और पूछती है कि उसने आखिर किया क्या। वो जवाब देता है कि उसने वॉलहाइम